नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। 15 दिन की छुट्टियां बिता ली हमने। अब फिर से अपना अभ्यास शुरू करते हैं। आपने दिनांक 3 को काव्य 8 सुना था, काव्य गान सीखा होगा, काव्य कंठस्थ भी कर लिया होगा। इसकी समझूती भी एक बार सुन ली। अब समझूती का फिर से पुनरावर्तन करते हैं, बराबर है। काव्य 8 माँ कह एक कहानी। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। काव्य का सार क्या है? तो मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, बराबर है। काव्य कैसा है? तो संवाद के स्वरूप में काव्य है। गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनने की जिद करता है और माँ उसे कहानी सुनाती है। किसकी कहानी सुनाती है? तो जब गौतम बुद्ध अपने घर से निकले नहीं थे, राजकुमार थे, तब उसके जीवन में एक घटना घटी थी। उसी घटना को कहानी के रूप में बताते हैं, बराबर है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल कहता है माँ मुझे एक कहानी सुना। तो उसकी माँ यशोधरा कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है? राहुल कहता है कि हाँ, मुझे चेटी यानी दासी, ये दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, तो तू मुझे लेटे लेटे सोते सोते ही एक कहानी सुना, राजा था या रानी, बोल एक कहानी मुझे सुना। अब यशोधरा उसे कहानी सुनाने के लिए शुरू करती है। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। तू जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। मानधन मारी मेरा बेटा, तू बहुत जिद्दी है। सुन, अब मैं कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिताजी उपवन में भ्रमण कर रहे थे। सुरभि यानी सुगंध, बहुत अच्छी सुगंध फैल रही थी। हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ, ऐसा कहता है राहुल। आगे कहती है यशोधरा, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, तो उसकी शोभा कैसी थी? तो उपवन में वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मानी अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के फूल खिले थे, उसकी सुगंध फैल गई थी। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे जो फूल और पत्तों के ऊपर जम गई थी और झिलमिल झिलमिल कर चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और मंद मंद पवन के कारण जो फूल और पत्ते हिलते थे, हल्के हल्के झोंके से हिलते थे, तो उसकी बूंदे हिलती थी, मानो लगता था पानी लहराता था, पानी लहराता था। हाँ हाँ, बस यही कहानी सुनाओ। आगे कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आगे कहती है यशोधरा कि पंखी, खग यानी पंखी, कल कल स्वर से, पंखी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक क्या हुआ? तो ऊपर से एक हंस गिरा। किस तरह गिरा? तो विद्ध होकर खग शर से, शर मानी तीर, विद्ध यानी विंधा हुआ, घायल होकर, एक तीर से घायल होकर एक हंस पक्षी नीचे गिरा और उसके पंख को नुकसान हुआ था। तीर उसके पंख में लगा था, इसलिए पंखी उड़ता उड़ता नीचे गिर गया। हुई पक्ष की हानि। ओहो माँ, यह तो बहुत ही करुणा भरी कहानी है।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंक उन्होंने, उन्होंने मानी तेरे पिता ने चौंक कर उस पंखी को उठाया, हंस को उठा लिया। और उस पंखी को उठाने से उस पंखी को मानी बहुत राहत मिली, उसे नया जन्म मिला। उसने उठाकर उसकी सेवा की, उसके उसके पर से तीर निकाला, उसके घाव को साफ किया। तभी इतने में आंखें टकाया, तब आंखें टक मानी शिकारी, जिसने तीर चलाया था और जिसका तीर उस पंखी को, हंस को लगा था, वही शिकारी आया। और शिकारी के मन में क्या था? तो लक्ष्य सिद्धि का मानी। उसके मन में अभिमान था कि मैंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया है, मैंने उड़ते हुए हंस को तीर मारा है, मेरा शिकार है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अरे माँ, वह अभिमानी जिसने अचूक निशान लिया, ऐसा अभिमानी। यह तो कहानी बहुत कोमल होते हुए भी बहुत कठिन है, बहुत कठोर कहानी है। उसने क्या किया शिकारी ने? तो मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। उस शिकारी ने क्या किया? तो आहत मानी घायल हुआ। उस शिकारी ने घायल हो गया पंखी, तेरे पिताजी से मांगा कि वह पंखी मेरे तीर से घायल हुआ है, मेरा है, इसलिए मुझे दे दे। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे पिताजी उस पंखी की रक्षा करने वाले थे, उन्होंने मना कर दी कि मैं इस पंखी को आपको नहीं दूंगा। तब उसने जो था खग बख्शी, तब जो खग बख्शी, भक्ष मानी भक्षण करने वाला, खाने वाला, खग मानी पक्षी, पक्षी का मांस खाने वाला जो शिकारी था, उसने हठ करने का निश्चय कर लिया। ठानी मानी निश्चय कर लिया कि मैं इस पंखी को लेकर ही रहूंगा, मेरा शिकार है, मुझे दे दीजिए। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हाँ, हठ करने की ठानी उसने, अब कहानी आगे बढ़ी गई। क्या हुआ? तो हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब दयावान और निर्दयी में विवाद होने लगा। तेरे पिताजी दयावान थे, शिकारी निर्दयी था, और उसमें विवाद होने लगे। उभय आग्रही थे स्वविषय में, उभय यानी दोनों अपने अपने विषय के आग्रही थे। तेरे पिताजी कह रहे थे कि मैंने पक्षी को बचाया है, इसलिए पक्षी मेरा है। शिकारी कह रहा था कि मैंने इसको तीर से मारा है, मैंने शिकार किया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है। दोनों अपने अपने बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब क्या हुआ? तो तब उन्होंने निश्चय किया कि चलिए हम न्यायालय में जाते हैं और इस बात को रखते हैं कि इसका न्याय करें। तो तब न्यायालय में पहुंचे, सुनी सभी ने जानी। अब यह बात सभी ने जानी, व्यापक हुई, फैल गई कहानी। अब राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माता इस कहानी को इतनी पूरी करके बोलती है कि राहुल अब तू निर्णय कर इसका, तो न्याय किसका पक्ष लेता है? निर्भय होकर कह दे कि किसका विजय होता है। तेरी बानी से, मैं तेरी जुबान से मैं सुनना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था। अब माता बोलती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई अगर निरपराध को मारता है तो अन्य कोई उसे क्यों नहीं बचाता? रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षा करने वाला है
उसी के पक्ष में न्याय है, भक्षक के पक्ष में न्याय नहीं है, मारने वाले के पक्ष में नहीं है। न्याय दया देता है, न्याय दया का दानी। अब राहुल कहता है क्या न्याय दया का दान देती है? उसकी माँ कहती कि हाँ, तूने बराबर से कहानी समझ ली, न्याय हमेशा दया देती है। बराबर है, न्याय दया के पक्ष में ही होता है। अब आपको क्या करना है, तो आपने इस काव्य को एक बार सुना, समझा, इसको एक बार आपने अपनी रफ नोट में लिखा भी होगा, कंठस्थ भी कर लिया होगा, इसके शब्दार्थ भी आपने लिखकर कंठस्थ कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, इसी काव्य को भावार्थ के रूप में, इसका भावार्थ रफ नोट में लिखना है, पक्की कॉपी में नहीं, रफ नोट में। बराबर है।